नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। पिछली क्लास में हमने दोस्तों बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हमने सीखा था असर्टिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। हमने विभिन्न नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और अच्छे से समझने का प्रयास किया था। आज हम सीखने वाले हैं असर्टिव से एक तो इंटेरोगेटिव बनाना, दूसरा असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना। दोनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन में बात करेंगे असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। असर्टिव होता है साधारण वाक्य, इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। एक ही नियम है कि स्ट्रक्चर तो बदल सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस है उसका अर्थ सेम टू सेम रहना चाहिए। तो बात करते हैं इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। तो जब भी कोई पर्सन बनाया जाता है तो वो या तो हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। तो असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाते समय ध्यान रखेंगे कि पर्सन किससे बनाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाएगा। जैसे देखो, ही इज़ ए गुड बॉय। देखो, ही इज़ ए गुड बॉय बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, वह एक अच्छा लड़का है। इज से बना दो, इज आ गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट ले आओ ही इज। ही इज का क्या हो गया, इज ही, फिर नोट लगा दो, इज ही नॉट ए गुड बॉय। यानी जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ओनली उन्हीं प्रश्नों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसका उत्तरी हाँ या नाम में आता है। तो इसका प्रश्न बना, क्या वह अच्छा लड़का नहीं है? तो वह इसका उत्तर मिला, वह एक अच्छा लड़का है। हाँ, वह एक अच्छा लड़का है। यानी जिसमें हाँ या नाम में उत्तर मिले उनका हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं। तो देखो बनेगा कैसे, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आओ, फिर उसके सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद में नोट लगा दो। तो देखो, ही इज को क्या बन गया, इज ही करके नोट लगा दो और वैसा का वैसा लिख दो, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। दूसरा देखना, ही इज ए डॉक्टर। तो इज, अब देखो, अब आप ध्यान से देखना, दो तरीके होते हैं। एक तो देखो इज और नोट के बीच में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है ना, इजंट ही ए डॉक्टर। एक तो ऐसे बनता है, देखो ऊपर था इज ही नोट। इज ही नोट को अपन कैसे लिख सकते हैं, इजंट ही। यानी अगर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इजंट इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो इज के साथ नोट लग सकता है, इजंट ही हो जाता है ए डॉक्टर। या दूसरी तरफ आप देखना, नीचे लिखा हुआ है सी वाज डांसिंग। इसका एक तो बन गया अपनी तरह, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बना दो, वाज सी नोट डांसिंग। दूसरा कैसे बनता है, वाज के साथ शॉर्ट में नोट लगा दो, वाजंट, फिर सी डांसिंग। जब सी को इनको अलग अलग करते हैं तो वाज के बीच में और नोट के बीच में सी आ जाता है, लेकिन इनको जब शॉर्ट में लिखते हैं तो वाजंट सी या इजंट सी लिख सकते हैं। वरना इसको खोल कर लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, वाज हेल्पिंग वर्ब प्लस सी सब्जेक्ट प्लस नोट। लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं तो लिखा जाता है वाजंट सी, यानी वाज के साथ ही नोट लग जाता है अपोस्ट्रोफी लगा के शॉर्ट में, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन इसको जब खोलते हैं तो उसका बनता है वाज सी नोट। दोनों एक ही बात है, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। तो हमने बात की पर्सन किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाएगा। यानी वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। अब देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मैन वर्ब हो। मान लो हेल्पिंग वर्ब उसमें हो ही नहीं, यानी मैन वर्ब हो, या तो फर्स्ट फॉर्म दिखेगी या सेकंड फॉर्म दिखेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या दिखेगा, डू और डज का प्रयोग करो। जब फर्स्ट फॉर्म या एस दिखे तो डू और डज का प्रयोग करो। हम पढ़ चुके हैं, एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू, आई और यू के साथ भी डू। पास्ट इंडेफिनिट यानी जब डिड का प्रयोग कर दो या कि सेकंड फॉर्म आपको मिले तो डिड का प्रयोग करना है, और दोनों में ही डिड और डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब आप देखना, एक उदाहरण है, सी सिंग्स वेल। फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, एस लगा हुआ है,
यानी प्रेजेंट टेंस है। तो स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है। सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो सी एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डज। तो डज शुरू में ले आए, डज सी नोट सिंग वेल, वैसा का वैसा लिख दिया। एस हटा दिया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, एस या ई एस दोबारा नहीं आएगा। तो देखो सिंग्स यहाँ तो लिखी हुई थी क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट था तो एक वचन ही वर्ब थी, लेकिन जब डू और डज हेल्पिंग वर्ब आ गई, सी नोट, तो उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे देखना, ही हेल्पड हिज फ्रेंड, सेकेंड फॉर्म दे रखी है। हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है तो डिड से स्टार्ट कर दिया, डिड ही नोट, फिर वैसा का वैसा हेल्पड का क्या हो गया, हेल्प फर्स्ट फॉर्म हो गई, हिज फ्रेंड, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। यानी या तो ही हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल मिल जाए तो आप उसको शुरू में ले आओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर नोट लगा दो। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे तो आपको मेन वर्ब दिखाई देगी। फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज से स्टार्ट कर दो, अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड से स्टार्ट कर दो और पर्सन बन जाएगा। और आप उसमें नोट का प्रयोग करना है, तभी वो पर्सन हाँ या ना में बन पाएगा, तभी वो आंसर सही हो पाएगा। वरना इनको बना तो हम बिना नोट के भी कर सकते हैं। देखो डिड ही हेल्पड हिज फ्रेंड, लेकिन ये पर्सन बन जाएगा, वो भी सही होगा, लेकिन वो एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ये ज़्यादा सही होता है, जिसमें हाँ या ना में जवाब मिलता है, तो नोट वाला ज़्यादा सही होता है। आगे देखो, यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य का उत्तर हाँ हो सकता है तो उसे असर्टिव पॉजिटिव बदला जा सकता है। जैसे देखो, डिड सी नोट हेल्प यू, सी हेल्पड मी। आप असर्टिव को हमेशा नेगेटिव में बदला करो। नीचे वाला देखो असर्टिव, सी हेल्पड मी सेकंड टेंस है, पास्ट फॉर्म है, तो देखो हेल्पड किस में बदल गया, डिड सी नोट हेल्प यू बन गया। आगे चलते हैं। एक और बात देखो, नेगेटिव सेंटेंस होता है कोई, मान लो असर्टिव नेगेटिव में भी तो हो सकता है। वैसे आपको ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आप कन्फ्यूजन के लिए याद रखें। जैसे आ गया ही इज़ नॉट ए टीचर, वह एक टीचर नहीं है, इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आओ, इज ही नॉट ए टीचर, पहले से नोट आ रखा था, कुछ बताएंगे कि नोट हटा दो, कुछ कहेंगे नोट लगा दो। लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसका अगर असर्टिव नेगेटिव में है तो उसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बन सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। नोट को इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलग अलग नियम है, लेकिन बेस्ट जो नियम है मैंने किताब में लिखा हुआ वो यही है कि नेगेटिव से नेगेटिव बन सकता है। लेकिन वैसे तो यही कहते हैं कि पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, लेकिन ये नियम, इस ट्रांसफॉर्मेशन ये कभी नहीं कहता कि पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव मत बनाओ। बस आपका एक ही कहता है कि आपका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जनरल फैक्ट होते हैं जो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, उसका एक टेंस देखना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ उदय होता है, पूर्व में उदय होता है। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, वर्ब है राइजेज, यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या येस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है तो डज से बना दो, डज द सन नोट राइज इन द ईस्ट। देखो डज आ गया, द सन सब्जेक्ट आ गया, नोट लगा दिया, राइजेज का राइज हो गया, और इन द ईस्ट प्रश्नवाचक चिन्ह, डज द सन नोट राइज इन द ईस्ट। यानी आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है प्लस सब्जेक्ट और साथ में नोट का प्रयोग करना है। यानी आप समझ चुके हैं कि पर्सन किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट, एक ही स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार आप पर्सन बना सकते हो। तो चलो, एक एग्जाम में पर्सन पूछा गया था उसकी बात करते हैं। इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, पर्सन क्या बनाना है, असर्टिव सेंटेंस इनटू एन इंटेरोगेटिव बनाना है। असर्टिव दे रखा है, इंटेरोगेटिव बनाना है। देखो इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, इसमें देखो वर आ गया, इसमें वाज दे रखा है, जिसमें वर आ गया, वर तो आना ही नहीं है, इसमें भी वर आ रखा है। ऊपर वाज है तो नीचे वर कैसे आ सकता है, क्योंकि अपन टेंस तो चेंज कर ही नहीं रहे, ऊपर एक वचन है तो एक वचन ही आएगा, वाज ही आएगा। अब देखो वाज पहले ले आए, वाज इट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, वाज इट नॉट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। वैसे तो वाक्य दोनों ही सही हैं, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं उसमें ये नोट वाला वाक्य होता है वो ज़्यादा सही माना जाता है। यानी ये वाक्य तो दोनों ही सही थे, ए और डी, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है, अपन जिसमें नोट लगाते हैं, यानी उसका उत्तर हाँ या ना में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। बिल्कुल ईजीली तरीके से आपको पूछे जाएंगे, आप आसानी से सही कर देंगे। इधर देखना, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव में
हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आता है, अर्थ बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, इम्फेसिस या स्ट्रॉन्ग सेंस हो तो व्हाई नॉट या कैन, एनी, डेनी जैसे इंटेरोगेटिव रूप बनते हैं। कोई जब स्ट्रॉन्ग सेंस हो तब किससे स्टार्ट कर सकते हैं, वाई नोट से स्टार्ट कर सकते हैं, या कैन, एनीवन, डेनी का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। अब एक नियम पढ़ते हैं अपन पहले, एवरी, एवरीवन, ऑल। वही नियम है, अगर प्रश्नवाचक बनाए और एवरी दे रखा हो, उसके साथ बॉडी वन कुछ भी दे रखा हो, हमें नहीं मतलब है, लेकिन एवरी दे रखा है, एवरी ऑल किस में बदलेगा। देखो हमने पढ़ा था एक देर इज नो, फिर हु डज नॉट वाला पढ़ा था ना, वो तो था असर्टिव से नेगेटिव का, लेकिन अगर एवरी दे रखा है तो पर्सन बनाते हैं तो किससे बनेगा। देखो हु डज नॉट आएगा, डू नॉट या डिड नॉट, वही बात है, हु के साथ डज नॉट, डो नॉट या डिड नॉट, ये तो टेंस के अनुसार लग जाएंगे, प्लस बेस वर्ब आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वही नियम है, कुछ भी नहीं करना, हु डज नॉट वाला नियम याद रखना है जब एवरी की बात की जाए। तो अब देखो, एवरी बॉडी लाइक्स हिम, एवरी नाम आ गया, लाइक्स हिम है, पर्सनवाचक बनाना है तो किससे स्टार्ट करेंगे, लाइक्स आ गया यानी प्रेजेंट टेंस है तो हु डज नॉट, हु डज नॉट लाइक हिम, देखो डायरेक्ट बन गया, एक ही शब्द है हु डज नॉट, आपको एवरी किस में बदलेगा, हु डज नॉट में बदलेगा। एवरीवन ओबेज द रूल, ये भी प्रेजेंट है तो हु डज नॉट ओबे द रूल। ऑल रिस्पेक्टेड द टीचर, ये पास्ट है क्योंकि रिस्पेक्टेड किस में लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो देखो हु डिड नॉट रिस्पेक्ट द टीचर, तीनों बन गए हैं, चाहे एवरी आए चाहे ऑल आए, किस में बदल जाएगा, यानी एवरी बॉडी आए चाहे एवरी वन आए या ऑल आए, तीनों किस में बदल जाएंगे, हु डज नॉट, हु डिड नॉट या हु डू नॉट, तीनों टेंस के अनुसार लगेंगे। बिल्कुल ईजी सा नियम है, याद रखना, हु डज नॉट वाला नियम। अब एवरी बॉडी और एवरी वन वाला नियम तो याद हो चुका है, अब दूसरा नियम देखते हैं। एक नियम ये कहता है या तो नो वन आए या नो बॉडी आए, या तो नो वन आए या नो बॉडी आए, तो उसको किस में बदलेंगे, नो वन या नो बॉडी नकारात्मक कर देते हैं तो उसको बदलो कैन, एनीवन, डिड एनीवन या डज एनीवन। देखो डिड एनीवन पास्ट टेंस में लगा देना, डज एनीवन प्रेजेंट टेंस में लगा देना, कोई मॉडल आए तो कैन एनीवन का यूज़ कर देना। अब देखो आंसर देखना, नो वन हेल्पड हिम, पास्ट टेंस है, नो वन हेल्पड सेकंड फॉर्म है तो देखो डिड लगा दिया, किस में बदल जाएगा, डिड एनीवन में बदल जाएगा, डिड एनीवन हेल्प हिम। बड़ा इजी सा है, नो वन या नो बॉडी आए तो उसको किस में बदल दो, डिड, डज या कैन, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगा दो और एनीवन का यूज़ कर दो। नो बॉडी और नो वन किस में बदल जाएगा, एनीवन में बदल जाएगा। देखो नो बॉडी नोज द ट्रूथ, तो नोज फर्स्ट फॉर्म है तो डज का प्रयोग कर दो, डज एनीवन नो द ट्रूथ। दोनों इजी से नियम थे, दोनों आपको याद हो चुके होंगे। एक बार दोबारा देख लो, एवरी बॉडी, एवरी वन और ऑल बदलेंगे, हु डज नॉट, हु डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो वन, नो बॉडी बदलेगा, डिड एनीवन या डज एनीवन, जो भी टेंस के अनुसार लगना है, लेकिन नो बॉडी बदल जाएगा एनीवन के अंदर। एक क्वेश्चन है जो एलडीसी में पूछा गया था, करेक्ट इंटेरोगेटिव फ्रॉम वो सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव में बनाना है। देखो एवरी वन नोज सुभाष बोस, क्या पूछा गया था, एवरी वन नोज सुभाष बोस। अब देखो नोज दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस है। एवरी वन आना तो क्या है, डज आना है। देखो पहली बात तो यानी एवरी वन है तो हु डज नॉट से बनना है, इसमें तो हु से बन गया, ये कट गया। सुभाष चंद्र नॉन इज एवरी वन, ये तो बना ही नहीं, ये भी कट गया। नन ऑफ द अबव वैसे कट गया। देखो हु डज नॉट, नो सुभाष बोस, ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। किससे बनेगा, एवरी वन किस में बदल जाएगा, हु डज नॉट में बदल जाएगा, नो सुभाष बोस। ऐसा ईजी सा प्रश्न आपके आना है जो आप आसानी से सही कर पाओगे। और जब हम पोस्ट में क्वेश्चन डालेंगे तो जो इम्पोर्टेंट नियम है उनके 3-3, 4-4 क्वेश्चन डालेंगे, तो आप जब उनका अभ्यास करोगे तो आपको लगेगा ये टॉपिक तो बिल्कुल ईजी है, हमारा एग्ज़ाम में गलत होना ही नहीं है। आप ये मत सोचो कि इतने सारे नियम कैसे याद रहेंगे, बिल्कुल इजी नियम है, याद रह जाएंगे। यानी एवरी को बदल दो हु डज नॉट में, नो वन नो बॉडी को बदल दो डिड एनीवन या डज एनीवन में। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट रूल है, हमेशा बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा रूल है, नेवर। जब नेवर दिया हुआ है वो बदल जाएगा एवर में। जब अगर असर्टिव सेंटेंस में नेवर दे रखा है, जब उसको इंटेरोगेटिव में बदलेंगे तो एवर में बदल जाएगा। यानी नेवर किस में बदल जाएगा, नेवर एवर के अंदर बदल जाएगा।
देखो नेवर हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए इंटेरोगेटिव में बदलते समय उसे एवर में बदलकर सेंटेंस को अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। यानी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव रूप में बना देते हैं और इंटेरोगेटिव बना देते हैं। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलती है तो अपन को पता ही है। अब देखो पहला उदाहरण देखो, ही हैज़ नेवर सीन द ताजमहल। यहाँ तक वाक्य है ही हैज़ नेवर सीन द ताजमहल। नेवर का यूज हुआ है, असर्टिव सेंटेंस है, हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आओ। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ है तो हैज़ शुरू में ले आए, हैज़ ही सब्जेक्ट आ गया। अब नेवर है, ये नोट की जगह ही तो यूज़ हुआ है, तो नेवर किस में बदल जाएगा, एवर में बदल जाएगा। और वैसा का वैसा लिखना है, सीन द ताजमहल, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आए, उसके बाद में सब्जेक्ट, जहाँ नोट लगाने वाले थे वहाँ पहले से नेवर था तो यहाँ इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो एवर आ जाएगा। नेवर किस में बदल जाएगा, एवर के अंदर बदल जाएगा। आ गया होगा समझ में। एक उदाहरण और देख लो, वी नेवर वेंट टू दिल्ली। अब इसको बदलते हैं। देखो वेंट की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है। वर्ब क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म की डिड लगेगी, तो डिड वी, नेवर बदल गया एवर में, गो टू, फर्स्ट फॉर्म गो होती है तो गो टू दिल्ली। यानी आप देखना, डिड वी एवर गो टू दिल्ली, छोटा सा नियम था। नेवर किस में बदल जाएगा, एवर में, क्योंकि वाक्य पहले से ही नेगेटिव है। जब इसे प्रश्नवाचक बनाएंगे तो ये बन जाएगा साधारण वाक्य, यानी पॉजिटिव में इंटेरोगेटिव बनेगा। नेवर किस में बदल जाएगा, एवर के अंदर बदल जाएगा। इजी सा नियम था। आगे चलते हैं। एक हमने साधारण वाक्य में पढ़ा था टू टू, ये टू टू वाला नियम आ चुका है। किस में बदला था हमने, सो दैट में बदला था। सो दैट के बाद अब हमने कैन नॉट और कुड नॉट का यूज किया था। यानी सो दैट के बाद में जब आगे वाला वाक्य था जिसको साधारण वाक्य बनाया था, उसमें कैन नॉट और कुड नॉट, अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट का यूज किया था। उसी के अनुसार सामान्य में यस नो वाले क्वेश्चन स्ट्रक्चर में डालते हैं, वही नियम इसमें लग जाएगा। देखते हैं कैसे। तो असर्टिव वाक्य दिया हुआ है, ही इज टू वीक टू वॉक। प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, अभी देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज से स्टार्ट कर दो। इज ही तो यहाँ लगा दिया। इज ही के बाद हमने नोट लगा दिया, इज ही नोट। अब सो दैट का यूज कर लो, टू की जगह सो लगा दो, वीक की जगह वीक और टू की जगह दैट लगा दो, यानी टू की जगह सो दैट लगा दिया। यहाँ हमने क्या कहते हैं, इज ही नोट, यानी सब्जेक्ट को बाद में ले आए, हेल्पिंग वर्ब को शुरू कर दिया। आगे देखो, ही कैन नॉट वॉक, प्रेजेंट टेंस था, इज आ रखा था, तो ही कैन नॉट वॉक, कैन नॉट का यूज किया और वॉक लिख दिया, तो पर्सन बन गया ना। यानी उसमें और इसमें क्या फ़र्क रहा, इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना था, तो ये पर्सन बन गया। वही था, टू को किस में बदलना है, सो दैट में बदलना है, लास्ट में कैन नॉट और कुड नॉट लगाना है। दोनों नियम दोबारा रिवाइज हो चुके हैं। आगे चलते हैं। आपने आगे 10वीं क्लास में टेक क्वेश्चन पढ़े होंगे, यानी येस और नो वाले आंसर भी पढ़े होंगे। एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन याद होने चाहिए। जैसे वो असर्टिव है, ही इज ए डॉक्टर, इसे टेग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एक ऑप्शन होता है टेग क्वेश्चन, कैसे बनते हैं देखो, सेम टू सेम लिख दो, ही इज ए डॉक्टर, उसकी कोमा लगाओ और यहाँ बदलना होता है, क्या बदलना है, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होता तो पॉजिटिव। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है तो इज में नोट लगा दो और ही लिख दो, इज नॉट ही, हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाओ और सब्जेक्ट लिख दो, बस इतना ही होता है क्वेश्चन टेक। तो इज नॉट ही इसका आंसर है, इज नॉट ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नियम क्या कहता है, एज सून एज वाला नियम हमने उसमें बदला था नो सूनर में, और उसके बाद में देन का प्रयोग किया था। इसमें क्या होता है देखो, इंटरोगेटिव बनाते समय पहले वाले एक्शन को डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं। याद रखना, अच्छा नियम है। इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो पहले वाला जो एक्शन यानी पहला काम जो होता है उसको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड नॉट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं। कौन से काम को, जो पहली बार होता है। फिर देखो जैसे असर्टिव, एज सून एज ही रिचड इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी जैसे ही वह पहुंचा बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। तो पहले उसने पहुंचा है या बारिश स्टार्ट हुई है, कौन सा काम पहले हुआ है, यानी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी तो बारिश वाला काम पहले हुआ है, तो उसको किस में बदल दो आप, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो देखो डिड से स्टार्ट कर दो, डिड लिया है, सब्जेक्ट क्या है, इट है,
तो पहला वाला काम ये था ना, इट स्टार्टेड रनिंग, तो इसको बदलते हैं, डिड से स्टार्ट कर दिया क्योंकि सेकंड फॉर्म थी, डिड इट लगा दिया, सब्जेक्ट प्लस नोट, स्टार्ट हो गया स्टार्टेड का क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्टार्ट रनिंग। फिर इसको किस में बदल देते हैं, एज सुन एज ही रख देते हैं, इसमें नो सुनर नहीं लगता है, ही रिचड, और उसको बदलना नहीं है, उस वाक्य को वैसा का वैसा ही लिखना है। यानी कितना ईजी है, अगर एज सुन एज आए तो जो काम पहले होता है उसको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख दो और बाकी का वैसा ही लिखना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। दूसरा देखना, एज सुन एज द बेल रंग, जैसे ही घंटी बजी, द स्टूडेंट केम आउट, तो स्टूडेंट केम आउट वाला काम पहले हो रहा है। आप तो ऐसे याद रखो, जिसमें एज सुन एज लग रखा है ना वो वाक्य तो बाद में लिख दो, जिसमें एज सुन एज वाला आ रहा है ना वो वाक्य तो वैसा का वैसा आएगा बाद में, और शुरू करना है डिड से, जिसमें एज नहीं आ रहा है। दो वाक्य दिखेंगे, तो द स्टूडेंट केम आउट, इसमें एज नहीं है तो ये पहले लिखना है, तो डिड लिख दिया, सब्जेक्ट था द स्टूडेंट्स, केम आउट था तो नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लगा दी, फिर आउट तो ये था में सही, एज सुन एज वाला बदलना नहीं था, तो क्या किया देखो, द स्टूडेंट केम आउट का क्या बदला, डिड द स्टूडेंट नोट कम, यानी डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आ चुका होगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जिस काम में एज सुन एज नहीं लगा हुआ है, दो वाक्य साथ में दिखेंगे तो उसमें तो आपको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और बाद में एज वाला वाक्य ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। तो द स्टूडेंट केम आउट, तो इसमें डिड लगा दिया, द स्टूडेंट सब्जेक्ट लगा दिया, नोट लगा दिया, और ये जो सेकंड फॉर्म है इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया। समझ में आ गया एज सुन एज। आगे चलते हैं, ये नियम हमने पढ़ा था जब ओनली और अलोन आता है, यानी ओनली अलोन का नियम हमने असर्टिव में पढ़ा था। इसमें क्या होता है, ओनली और अलोन आता है तो उसका अर्थ होता है और कोई नहीं, ओनली यानी एक, अलोन यानी एक, यानी और कोई नहीं। ओनली और अलोन का अर्थ होता है और कोई नहीं, तो इसे इंटेरोगेटिव बनाते समय दो वर्ड किससे स्टार्ट करते हैं, देखो या तो हु इल्स से, या व्हाट इल्स से, या व्हेन इल्स जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी वाक्य में ओनली या अलोन आए तो किससे स्टार्ट करेंगे, या तो हु इल्स, या व्हाट इल्स, या व्हेन इल्स। कैसे करेंगे, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। यहाँ देखो असर्टिव दे रखा है, ओनली राम कैन डू दिस, ओनली राम कैन डू दिस, यानी इसमें हु यानी कौन काम कर रहा है, राम कर रहा है तो हु से स्टार्ट करेंगे, हु इल्स, देखो आगे कैन डू दिस एक्सेप्ट राम। अब इसको कैसे बनाना है एक बार दोबारा देखो, इसमें हु इल्स से स्टार्ट करना है और जो सब्जेक्ट है जो उसको लास्ट में लिखना है, उससे पहले एक नाम अपनी तरफ से लगाना है, एक्सेप्ट, EXCEPT राम, एक्सेप्ट के साथ उसको लिखना है। यानी हु इल्स से स्टार्ट कर दो और एक्सेप्ट लगा दो तो इससे बन जाएगा ओनली या अलोन वाला। अब देखो ओनली राम कैन डू दिस, हु इल्स लगा दिया, अब कैन डू दिस भी लगा दिया, और लास्ट में जब सब्जेक्ट को राम को लिखना था उससे पहले एक्सेप्ट लगाया और राम लिख दिया। दूसरा देखो, सी अलोन न्यू दैट ट्रूथ, हु इल्स से स्टार्ट कर दिया, हु इल्स फिर न्यू दैट ट्रूथ लिख दिया, और जब सी लगाना था तो सिर्फ सी को किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर हर में बदल जाएगा, उससे पहले हमने लगाया एक्सेप्ट। यानी जब ओनली और अलोन मिलेगा, इसमें आप नीचे देखो ओनली और पर्सन मिले प्लस वर्ब यही मिलेगा, तो उसको बदल दो हु इल्स में प्लस वर्ब लगा दो, बीच में एक्सेप्ट लगा दो और उस पर्सन को वापस लिख दो। या फिर पर्सन के साथ अलोन मिल जाए बीच में तो हु इल्स लगाओ, वर्ब लगाओ, एक्सेप्ट लगाओ और उसी पर्सन को लिख दो। समझ में आ गया। अब देखो ओनली प्लस टाइम मिले, प्लेस मिले या थिंग मिले तब क्या लगाना है। टाइम बताएगा तो क्या होगा, व्हेन यानी कब तो लगाना हु यानी व्हेन इल्स, प्लेस पूछे यानी कौन सी जगह तो लगाना वेयर इल्स, वेयर यानी कहाँ, और थिंग वस्तु पूछे तो व्हाट इल्स लगा देना। यानी तीनों याद रखना, टाइम पूछे तो टाइम बताएगा व्हेन यानी कब तो व्हेन इल्स से स्टार्ट करना, प्लेस पूछेगा तो वेयर इल्स से स्टार्ट करना, और वस्तु पूछे तो व्हाट इल्स से स्टार्ट करना। वरना किसी का नाम आए तो आपको हु लगाना है, हु इल्स से स्टार्ट कर दो, वर्ब लगाओ, फिर एक्सेप्ट लेके पर्सन को लिख दो। जैसे यहाँ लिखा है ओनली राम कैन डू दिस, इसको देखना हु इल्स कैन डू दिस, फिर एक्सेप्ट लगाया और राम का नाम लिख दिया। आगे चलते हैं। अब देखो उदाहरण, शी कम्स ओनली ऑन संडे, टाइम बताया जा रहा है कब आया था,
संडे को आया था। तो देखो व्हेन इल्स से स्टार्ट कर दिया, व्हेन इल्स से स्टार्ट कर दिया। व्हेन इल्स के बाद में क्या आएगी, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, फर्स्ट फॉर्म थी तो डू डज लगाएंगे, तो व्हेन इल्स डज लगा दिया, सब्जेक्ट शी लगा दिया। अब देखो कम एक्सेप्ट लगा के लिख दिया ऑन संडे, यानी टाइम के पहले एक्सेप्ट लगाना है इसमें। व्हेन इल्स तो हमने लगाना ही था, हेल्पिंग वर्ब डज लगा दी, डज के बाद में सब्जेक्ट आना था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वर्ब लगानी थी, वर्ब लगा दी। अब एक्सेप्ट लगा के यहाँ लिखना है ऑन संडे। आपको समझ आ चुका था। उस जब टाइम दिया हुआ तो व्हेन से स्टार्ट कर देना, व्हेन एल्स डज सी कम एक्सेप्ट ऑन संडे। आपको तो ऐसे ही पूछा जाएगा, अगर टाइम है ना तो उसमें व्हेन आपको दिखेगा ही एक ही ऑप्शन में, कि व्हेन कौन से ऑप्शन में, एक में ही है, टाइम दे रखा है तो व्हेन एल्स से स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, चेंज इनटू इंटरोगेटिव में बदलना है। इट इज़ नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन, यानी इट इज से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, इस नियम को पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस आंसर को करेंगे। तो इसको देखना एक बार। जब इट इज़ नो, यानी जब इट इज़ नो के बाद कोई अबस्ट्रैक्ट नाउन आए, यानी यूज नाम आ जाए, बेनिफिट नाम आ जाए, सेम नाम आ जाए, क्राइम नाम आ जाए, तो इंटरोगेटिव में इज देयर एनी का प्रयोग करते हैं या वाई इज देयर नो का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, जब इट इज़ नो के बाद में कोई अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा आए, जैसे यूज आ जाए, बेनिफिट आ जाए, सेम आ जाए, क्राइम आ जाए, तो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, इज देयर एनी या वाई इज देयर नो। अब देखना ये वाक्य किससे बन रहा है, इट इज़ नो गुड टू हेल्प ए मीन, इट इज़ नो कहा रहा है तो किससे बनाएंगे। पहला ऑप्शन देखना, इट इज़ गुड टू हेल्प ए मीन, पूरा वाक्य ही नहीं बना, ये तो कट गया। इज इट नोट गुड टू हेल्प, ऊपर वाला भी नो लगा रखा है, नीचे भी नोट लगा दे, दोनों ही नेगेटिव हो गए, ये भी नहीं आने वाला। अब देखो इज इट नोट बैड टू नोट, दो बड़ नोट आ रहे हैं, नोट तो एक भी नहीं आना था, तीसरा ऑप्शन कट गया, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही था। देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इज इट नो किस में बदल गया, एनी में बदल गया, एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन, प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों में नोट आ रखा था इसलिए कट गए, पहला पूरा वाक्य नहीं बन रहा था और नो को बदला भी नहीं गया था। इसमें देखो इज इट एनी, नो को किस में बदल दिया, एनी में बदल दिया, गुड टू हेल्प ए मीन मैन। अब ये प्रश्न था कि जब इट इज़ नो के बाद कोई भाववाचक संज्ञाएं आई, यूज, बेनिफिट, सेम, क्राइम, ईटीसी, ऊपर वाला प्रश्न तो अलग था, ये अलग है, तो उसमें क्या करते हैं, इज देर एनी से यूज करते हैं या वाई इज देर से प्रयोग करते हैं। अब देखो पहला उदाहरण है, इट इज़ नो यूज क्राइम, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, यूज का यूज हुआ है इट इज़ नो के बाद, बिल्कुल अपना नियम सटीक बैठ रहा है, तो क्या करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, इज देर एनी से, तो इज देर एनी, नो किस में बदल जाएगा, देखो नो बदल जाएगा एनी में, तो इज देर एनी वैसा का वैसा लिख दो, यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, कुछ नहीं करना। इट इज़ नो को किस में बदल दिया, इज देर एनी में बदल दिया। इट इज़ नो एक्सक्यूज, देखो इट इज़ नो एक्सक्यूज, वाई इज देर में बदल सकते हैं, वाई इज देर नो एक्सक्यूज। तीसरा देखो, इट इज़ नो रीज़न टू फाइट, वाई इज देर नो रीज़न टू फाइट, अपन दोनों में बदल सकते हैं, या तो इज देर एनी या वाई इज देर नो। इज देर एनी वाले में तो नो नहीं आएगा, दूसरे में वाई इज देर में नो आएगा, आपको जो ऑप्शन में दिखे वो आप सही कर देना। इट इज़ नो के बाद अगर यूज, बेनिफिट, सेम और क्राइम, इसमें क्या आया था, इसमें यूज आया था, इसमें एक्सक्यूज आया था, इसमें रीजन आया था, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं आई थी, तो किस में बदलेंगे, इज देर एनी या वाई इज देर नो, दोनों समझ में आ गए। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन अपने पहले कर चुके हैं। नो वन हेल्पड हिम, अगर नो वन आए या नो बडी आए तो उसको किस में बदलेंगे, अपने उसको एनी वन में बदलेंगे और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगा देंगे। तो हेल्पड सेकंड फॉर्म थी तो डिड लगा दिया, देखो डिड एनी वन हेल्प हिम, वैसा का वैसा ही लिख दिया, डिड एनी वन हेल्प इन, यानी नो वन किस में बदलेगा, एनी वन में बदलेगा। नो वन वाज प्रेजेंट, तो इसमें देखो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं दे रखी है, वाज से स्टार्ट हुआ है, नो वन वाज प्रेजेंट, तो इसको कैसे बना सकते हैं, हु से बना दो आप, हु वाज प्रेजेंट।
अब ये क्यों बना एक बार देखना। जब वर्ब एक्शन वर्ब हो हेल्पड न्यू तो डिड डज कैन एनीवन लगाते हैं। पता है अपन को कि जब फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो तो डिड एनीवन डज एनीवन या मॉडल हो तो कैन एनीवन लगाते हैं, हम लगाते हैं। दूसरा देखो, जब वर्ब बी वर्ब हो यानी वाज वर्ब हो इज आर एम हो तो क्या करते हैं, हु से स्टार्ट करो, जो वह है वैसा का वैसा ही लिख दो। किससे स्टार्ट करना है, हु से स्टार्ट करना है। यानी बी वाली वर्ब हो वाज वर्ब हो तो क्या करें, ये हु से WH हो हु से स्टार्ट करो, हु वाज प्रजेंट, बस इतना ही लिखना है, इजी सा काम है। जैसे देखो नो वन वाज इंटरेस्टेड, वाज आया है तो हु वाज इंटरेस्टेड, इजी है। देखो नो वन वाज हैप्पी विद द रिजल्ट तो हु वाज हैप्पी विद द रिजल्ट, यानी हु से स्टार्ट कर दो, वैसा का वैसा वाक्य लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। नो वन वाले में अगर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है तो डिड एनीवन डज एनीवन या कैन एनीवन, और अगर वाज वर है तो डायरेक्ट हु से स्टार्ट करना है और वाक्य वैसा का वैसा ही लिख देना है। आगे चलते हैं। ये वाला आप देखना नीचे, जब इंटरोगेटिव नेगेटिव दिया हुआ हो असर्टिव बनवाए। आप ये करना, आप ऑप्शन में से उस असर्टिव को देखना, उसके अनुसार उस नेगेटिव को बना देना। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है वुड नॉट यू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, वुड नॉट यू, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो जब असर्टिव बनाएंगे तो यू से स्टार्ट कर दो। वुड यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था तो यू के बाद में वुड ले आओ। देखो यू वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, यही रहा होगा, तभी तो वुड है ना, जो प्रारंभ में चला गया नोट लग गया। वुड नॉट यू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, आगे वाला तो चेंज करना नहीं था, हमें तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और नोट का यूज़ करना है। तो देखो यू वुड का क्या बन गया, वुड नॉट यू, इनका उल्टा हो जाता है, वुड नॉट यू बन गया। ऐसे वाक्य नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर पोलाइट रिक्वेस्ट, सजेशन या होप के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अफर्मेटिव बदलते समय विलंबित आशा या सकारात्मक अपेक्षा दिखानी चाहिए। यानी जो वुड से स्टार्ट होते हैं वो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले वाक्य होते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको वुड को शुरू में ले आना है, नोट लगाना है और सब्जेक्ट लगा देना है, बाकी वैसा का वैसा ही लिख देना है। आगे चलते हैं। अब देखो कुछ वाक्य जो शॉर्ट में होते हैं वो कैसे बने जाते हैं। मान लो आ गया वॉन्ट यू, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि ये वुड है, नोट है, यू है। जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यू पहले आ जाएगा, यू वुड, या इसका विल भी होता है, विल भी इसका होता है, विल या वुड। तो क्या पता कई बार विल का वुड हुआ हो तो वॉन्ट यू का क्या बन जाता है, यू वुड। यानी यू वुड का क्या बनता है, वुड शुरू में गया है, वुड नोट यू। अब देखो यू डू है तो इसके डू के नोट लग गया तो डोंट यू। ही डिड है तो डिडंट ही। इसी प्रकार बन रहे हैं, इनसे आप पूरा 3 उदाहरण से समझ सकते हो कैसे बने हैं। ही डिड कैसे बनेगा, डिड शुरू में जाती है हेल्पिंग वर्ब तो डिड के बाद नोट लगा दो ही, तो डिडंट ही। वरना देखो ये शॉर्ट में है तो डिड के साथ ही नोट लग रहा है, वरना कैसे होता, डिड ही नोट, पहले सब्जेक्ट आता बाद में नोट आता, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं तो डिडंट ही। अब आप देखना डू नॉट यू ट्रस्ट मी, इसका क्या बनेगा, मान लो वाक्य था यू ट्रस्ट मी, फर्स्ट फॉर्म थी तो डू लगा दिया, डू नॉट यू ट्रस्ट मी। अब देखो नीचे वाला देखो सी टोल्ड द ट्रूथ, सेकंड फॉर्म थी तो डिड से स्टार्ट कर दियो, डिड नॉट सी टेल द ट्रूथ, यानी टोल्ड सेकंड फॉर्म थी, हमें फर्स्ट थी तो डिड नॉट सी टेल द ट्रूथ। आपको प्रश्नवाचक बनाने आ चुके होंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आओ, उसके बाद सब्जेक्ट, बाद में नोट। अगर शॉर्ट में लिख रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लिख सकते हैं, जैसे डिडंट, डोंट, यू, उसके बाद सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अगर अलग अलग लिखो तो सब्जेक्ट को बीच में लिखना होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आगे उदाहरण देखना आप। पहला उदाहरण है व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। इसका अर्थ देखना आप, इसमें वास्तव में व्हेन से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसमें वास्तव में कोई पर्सन नहीं पूछा जा रहा। इसका अर्थ क्या है, देखो उनकी महिमा कभी भी फीकी नहीं पड़ सकती। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, इसका जब असर्टिव रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड,
यानी इसमें देर से स्टार्ट कर दो, देर ग्लोरी, ये तो सब्जेक्ट बना दो, देर ग्लोरी कैन, वेन को किस में बदल दो, नेवर में बदल दो, दे ग्लोरी कैन नेवर फेड। ये क्वेश्चन है जो मिक्सअप में आएंगे, सारे नियमों का मिक्सअप है एक तरह से, किस तरह से बना सकते हैं। वेन कैन देर ग्लोरी फेड, तो ये बन गया देर ग्लोरी कैन नेवर फेड, वेन को किस में बदल दिया, नेवर में बदल दिया, यानी इसमें वेन को तो नेवर में बदल दिया, देर ग्लोरी कैन नेवर फेड। कुछ और वाक्य देखना, जैसे ये वन, आप इधर से देखो, आगे वाले पहले देखो, यानी आपको असर्टिव से ही बनाने हैं, चाहे वो नेगेटिव बनवाए, चाहे आपसे एक्सक्लेमेटरी बनवाए, चाहे आपसे इंटेरोगेटिव बनवाए, आपसे उल्टा बनवाए, तो भी आप उत्तर को लेकर बना देना, बड़ा इजी रहता है। नो वन कैन फॉरगेट हिज सेक्रीफाइस, नो वन से स्टार्ट है, पर्सन बनाना, किससे बना सकते हैं, नो वन वाले में हम हु से बना सकते हैं, हमने पढ़ा था, हु लगा दो और वैसा का वैसा ही लिख दो, तो हु कैन फॉरगेट हिज सेक्रीफाइस हम पढ़ चुके हैं। तीसरा देखो, नो वन कैन मैच हिज करेज, एक नो वन वाला किससे बना सकते थे, इज देयर एन, यानी कैन एनीवन से बना सकते थे, हम बनाया था ना, कैन एनीवन मैच हिज करेज, यानी नो वन किस में बदल गया, एनीवन में, यानी नो वन किस में बदल दिया, कैन एनीवन में बदल दिया, कैन एनीवन मैच हिज करेज। आगे देखना, एक है देर इज नो डाउट अबाउट इट, देर इज नो डाउट अबाउट इट, तो देर इज नो को किस में बदल दिया, इज देर एनी में बदल दिया, डाउट अबाउट इट, देर इज नो किस में बदल गया, इज देर एनी में बदल जाता है। आगे देखो, एवरी वन वाज लव फ्रीडम, एवरी वाला आ गया, तो एवरी वाला किस में बदलता है, हु डज नॉट में बदलता है, हु डज नॉट लव फ्रीडम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये देखो, ही नेवर लाइड, पास्ट टेंस वाला था, ही नेवर लाइड, तो नेवर किस में बदल जाएगा, वेन में बदल जाता है, तो वेन डिड ही एवर लाइव, इसमें वेन और एवर दोनों हैं, दोनों भी नेवर बदल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेन डिड ही एवर लाई, इसको असर्टिव बनाए तो बनता है ही नेवर लाइड, पास्ट बनेगा क्योंकि डिड था, तो ही नेवर लाइड। ये बहुत सारे नियम थे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजीली आपको आ रहे हैं। आगे चलते हैं, अब देखो कौन सा किस में बदल रहा था, एक बार दोबारा देखो, वेन किस में बदल जाता है, वेन बदलता है नेवर में, जब पर्सन बनाते हैं तो वेन किस में बदलता है, नेवर के अंदर बदल जाता है। हु किस में बदलता है, नो वन में, आप इधर से देखो, देखो नेवर किस में बदलेगा, वेन के अंदर बदलेगा, नो वन किस में बदलेगा, हु के अंदर, नो वन कैन किस में बदलेगा, कैन एनी वन के अंदर बदलेगा, और एवरी वन डज किस में बदलेगा, डज नॉट में बदल जाएगा, एवरी वन डज बदल जाएगा, हु डज नॉट उसमें बदलता है, तो हम देख चुके हैं। देर इज नो किस में बदलता है, इज देर एनी में बदलता है, हम सारे पढ़ चुके हैं। नेवर वेन में बदलेगा, नो वन हु में बदल जाता है, नो वन कैन, कैन एनी वन में बदलता है, एवरी वन बदलता है हु डज नॉट में, और देर इज नो बदलता है इज देर एनी में, हम सारे पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं, अब देखो हाउ, हाउ वाला देखते हैं। हाउ के साथ स्टार्ट होता है, हाउ के साथ या तो कैन आ जाए, कुड आ जाए, वुड आ जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए, यानी हाउ कैन, हाउ कुड, हाउ वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए, तो किस में बदलता है, तो आप देखो सब्जेक्ट ये कैन, कैन नॉट में बदल जाएगा, कुड, कुड नॉट में बदल जाएगा, वुड, वुड नॉट में बदल जाएगा, और वैसा का वैसा ही लिख देना है। यानी सब्जेक्ट के बाद में कैन नॉट हो, कुड नॉट हो, वुड नॉट हो, तो पर्सन बनाते हैं तो क्या करते हैं, हाउ से स्टार्ट कर दो, कैन लगा दो, कुड लगा दो, वुड लगा दो, नॉट हटा दो, अगर एसर्टिव बनाओ तो कैन नॉट लगा दो, कुड नॉट लगा दो, वुड नॉट लगा दो। उदाहरण देखते हैं, ये क्वेश्चन उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। पहला देखो, हाउ कैन वी बेट्रे हिज फ्रेंड, ये पर्सनवाचक था, पर्सनवाचक को बना लेते हैं। हाउ कैन ही, सबसे पहले सब्जेक्ट ले आओ, ही कैन है तो किस में बदल जाएगा, कैन नॉट में बदल जाएगा, ही कैन नॉट बेट्रे हिज फ्रेंड, वैसा का वैसा ही लिख दिया। इधर से उधर बनाते हैं, यानी असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इजी रहेगा। ही कैन नॉट, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या मॉडल आ रहा है, कैन नॉट है तो कैन ले जाओ उधर, और हाउ तो लगाना ही है, तो हाउ कैन लगा दिया, ही लगा दिया, और वैसा का वैसा ही लिख दिया। इधर देखो, यू कुड नॉट से सच ए थिंग, कुड नॉट था तो कुड ले जाओ, तो हाउ कुड,
हाउ कुड यू से सच ए थिंग, यानी हाउ जो कुड है इसमें देखो हाउ के साथ कैन आए, कुड आए, वुड आए, तो आपको क्या करना है उसमें सब्जेक्ट प्लस कैन नोट, कुड नोट और वुड नोट लगाना है। पर्सन बनाओ तो उसका नोट हटा देना है और हाउ के साथ लिख देना है। ये नियम तो अच्छे से समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब देखो एक और नियम है वाई, WHY, वाई के साथ बेस वर्ब आए यानी फर्स्ट फॉर्म आए। वाई के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या करना है, आपको वाक्य स्टार्ट करना है इट इज़ यूजलेस से, या इट इज़ फुलिश से, या इट इज़ सेंसलेस, या इट इज़ रॉन्ग, या इट इज़ नो यूज टू, यानी लगभग इट इज से स्टार्ट करना है। यूजलेस, फुलिश, सेंसलेस, रॉन्ग, नो यूज टू आप देयर इज नो यूज भी लिख सकते हो, एक ही भी बात है। आगे चलते हैं, उदाहरण देखना समझ आ जाएगा क्या वाई है। वाई वाले देखो, वाई वास्ट टाइम इन डूइंग दिस, वाई के साथ वास्ट आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आई है, हमें पता चल गया वाई प्लस बेस वर्ब वाला नियम है। क्या करना है, इट इज, वाई वास्ट टाइम इन डूइंग दिस, तो इट इज फुलिश लगा दो, इट इज़ फुलिश टू वास्ट टाइम इन डूइंग दिस, वैसा का वैसा लिखना है, इट इज़ फुलिश टू लगा देना है कि तुम अपना समय क्यों खराब कर रहे हो, यानी मूर्खतापूर्ण कार्य है तो इट इज़ फुलिश। देखो वाई कराए, फर्स्ट फॉर्म है, वाई कराए और स्प्लिट मिल्क, यानी दूध जब स्प्लिट हो जाए, ऊपर से निकल जाए, उसके बाद चिल्लाना तो कोई समझदारी की बात नहीं है। तो इट इज़ यूजलेस टू क्राई और स्प्लिट मिल्क सही है। वाई आर्ग्यू, तो देर इज नो यूज, देर इज नो यूज आर्ग्यूइंग विद हिम, वैसा का वैसा देर इज नो यूज लिख सकते हैं। वाई बी सो रूड टू अदर्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इट इज रॉन्ग, देखो इट इज रॉन्ग टू बी सो रूड टू अदर्स। वाई साउट अननेसेसरीली, इट इज सेंसलेस टू साउट अननेसेसरीली, यानी जैसा वाक्य का सेंस है उसी अनुसार लिख देना है। लेकिन आपको तो याद रखना है स्टार्ट किससे करेंगे, वाई वाले में इट इज से स्टार्ट करेंगे, यूजलेस, फुलिश, सेंसलेस या रॉन्ग लगा देंगे, नो यूज़ वाला लगेगा तो देर इज़ नो यूज़ वाला लगा देंगे। जब उसमें ऑप्शन आएगा तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि इसमें इट इज़ वाला कौन सा सही है। इट इज़ के बाद में यूजलेस, फुलिश, सेंसलेस या रॉन्ग का आप यूज कर सकते हो। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, पर्सनवाचक बनाने का लास्ट नियम पढ़ते हैं। पर्सनवाचक यहाँ इस स्लाइड में कंप्लीट हो जाएंगे। देखो वाई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर जब रियल क्वेश्चन नहीं बल्कि नेगेटिव सजेशन और क्रिटिसिज्म देता है, ये नेगेटिव सजेशन देता है या क्रिटिसिज्म यानी आलोचनात्मक देता है, तो असर्टिव सेंटेंस में हम उसका अर्थ इंटरप्रेट करते हैं और इट इज से स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी किससे बनाते हैं, इट इज से बनाते हैं। अब देखो अगर वट आए, वट के साथ कैन आ जाए, कुड आ जाए, विल आ जाए, सब्जेक्ट प्लस डू आ जाए, तो उसका क्या करना है। आप उदाहरण देखो डायरेक्ट, वट कैन ही डू, इसको कैसे बनेगा, तो ही तो सब्जेक्ट है तो ही, कैन किस में बदल जाएगा, कैन नॉट में बदल जाएगा, डू का डू रह जाएगा और एनीथिंग बन जाएगा। यानी लास्ट में आपको एनीथिंग लिख देना है और शुरू में आपको नोट वाला लगा देना है। देखो व्हाट कुड यू से, तो यू आ गया सबसे, यू कुड नॉट से एनीथिंग। व्हाट विल दे से, दे विल नॉट से एनीथिंग। आप इधर से उधर बनाओ, ज़्यादा इजी रहेगा। देखो ये देखो, दे विल नॉट से एनीथिंग, व्हाट वाला बनाना है हमें, तो व्हाट शुरू में लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, व्हाट विल, दे सब्जेक्ट लगा दिया, व्हाट विल दे यहाँ तक लगा दिया, नोट तो हटाना है और से लगाना है क्योंकि एनीथिंग आएगा नहीं। ये प्रश्नवाचक से जब हम असर्टिव बनाते हैं तब यूज़ होता है। व्हाट विल दे से, तो दे सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, नोट आ गया, से एनीथिंग लगा दो। देखो इसमें कुड आ रखा था तो यू कुड नॉट से एनीथिंग। व्हाट कैन ही डू को ही कैन नॉट डू एनीथिंग, इस तरह बदल लेना है। अभी देखो व्हाट का प्रयोग तब होता है जब हम कोई स्पेसिफिक काम या बात पूछ रहे हो। असर्टिव में एनीथिंग के साथ नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, यानी एनीथिंग आ जाता है, एनीथिंग का यूज होता है नेगेटिव के रूप में। तो इसमें सब में लास्ट में क्या आएगा, एनीथिंग दिया हुआ आएगा व्हाट वाले के जवाब में। बाकी तो वैसा ही है, एनीथिंग मिल गया, प्लस वैसे ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नोट है, से है, एनीथिंग है। एनीथिंग वाले में नोट भी दिखेगा और एनीथिंग भी लास्ट में दिखेगा। इन दोनों के आधार पर व्हाट वाले आप सही कर पाओगे। वही है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नोट है, वर्ब है और लास्ट में एनीथिंग है। वही नियम है, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रश्नवाचक यहाँ समाप्त हो चुके हैं। याद रखना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाओ, फिर आप उसके बाद में नोट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ। या हेल्पिंग वर्ब जैसे इज के साथ नोट लगाओ, इजंट फिर सी या ही लगा दो। वो शॉर्ट में लिखा जाएगा, ये लॉन्ग में लिखा जाएगा। जैसे सब्जेक्ट मान लो, जैसे डज ही नोट, डज ही नोट, या डजंट ही, ऐसे लिख सकते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कुछ ही नियम थे जो इसमें याद रखने थे, बाकी तो एक ही नियम लग रहा था कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है और छोटी छोटी बातें याद रखनी थी। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाना, या असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी बनाना। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं? आश्चर्यजनक वाले वाक्य, जो सामान्य भाव वाले वाक्य होते हैं, यानी उसमें आश्चर्य की बात की जाती है, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी सामान्य वाक्य को एक्सक्लेमेटरी में बदल दो या एक्सक्लेमेटरी को सामान्य में बदल दो। हम दोनों सीखेंगे इसके अंदर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके प्रश्न पूछे जाएंगे वो इजी पूछे जाएंगे, और ये वैसे इजी बहुत है। ये उन दोनों से भी इजी है। इसमें 2-3 नियम हैं, उन्हीं के आधार पर बदले जाएंगे और कोई नियम नहीं है। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। उदाहरण कैसे आते हैं, देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। इसके पता कैसे चल रहा है एक्सक्लेमेटरी है, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, ये मार्क मिलेगा। और देखो, व्हाट से स्टार्ट हो सकता है, हाउ से स्टार्ट हो सकता है। दोनों कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, प्लस वो अलास ब्राउ वाले तो होते ही हैं। और व्हाट वाले और हाउ वाले इंपॉर्टेंट नियम है इसके, तो पढ़ते हैं व्हाट वाला। देखो एक उदाहरण, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। हमें इसको इट इज से स्टार्ट करना है। ऊपर वाले में इट इज़ आए तो भी इट इज से स्टार्ट करना है, नहीं आए तो भी इट इज से स्टार्ट करना है। देखो ये बन जाएगा, इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। व्हाट ए किस में बदल गया? इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन में। आगे वाला देखो, हाउ वाला, हाउ लकी यू आर। हाउ वाला किस में बदलेगा? जैसे ये यू आर दे रखा है, इसको सबसे पहले लिख दो यू आर, हाउ को वेरी में बदल दो, यू आर वेरी लकी। इसी प्रकार बदलेंगे। हम इनकी बात करेंगे कि ये बदल कैसे रहे हैं। तो अब रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक रूल होता है, या तो व्हाट ए आए या व्हाट एन आए। ए कहाँ आएगा? जहाँ व्यंजन की ध्वनि आएगी। एन कहाँ आएगा? जहाँ स्वर की ध्वनि आएगी। व्हाट ए आए, व्हाट एन आए प्लस एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में नाउन आएगा। वहाँ कौन सा नियम लगना है आप देखते हैं। उसमें क्या करेंगे, इट इज़ ए वेरी से स्टार्ट करना है। आपको तो ये याद रखना है, व्हाट ए आए या व्हाट एन आए, किससे बनेगा वाक्य? इट इज़ ए वेरी। इट इज़ ए वेरी लगेगा, वैसा का वैसा एडजेक्टिव और नाउन, यानी किस में बदल जाएगा? व्हाट ए और व्हाट एन इट इज़ ए वेरी में बदल जाएगा। कैसे बदलता है देखते हैं, इजी सा था। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन लिख दो, इट इज़ ए वेरी लिख दिया, और ब्यूटीफुल सीन वैसा का वैसा ही लिख दिया। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट में स्वर की ध्वनि आ रही है इसलिए एन लगाया है। तो वैसे तो इनके आगे, बॉय के आगे, जैसे इज ही, ऐसे इज ही, इट इज ऐसे दिया हुआ आता है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर नहीं आए तो आप देख लो, बॉय की बात हो रही है, इन लड़के की है तो ही लगा दो। ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इट इज़ वेरी या ही इज़ ए वेरी। इट आ गया क्योंकि वस्तु और वगैरह बात हो रही थी, ही आ गया क्योंकि पर्सन की बात हो रही थी। तो ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो व्हाट एन किस में बदल जाएगा? इट इज़ ए वेरी या ही इज़ ए वेरी में बदल जाएगा। इजी सा है, आगे चलते हैं। तो रूल नंबर 2 देखो, हाउ वाला। हाउ आए प्लस एडजेक्टिव आए, चाहे एडवर्ब आए, फिर सब्जेक्ट और वर्ब आए, तब किस में बदल जाएगा? जब एक्सक्लेमेटरी की बात होगी तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस इसमें वेरी लगा दो। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो आती है, उसके बाद में वेरी लगाना है। एक ही काम है, हाउ की जगह क्या लगाना है? वेरी लगाना है। हाउ हट जाता है, वेरी लग जाता है, इतना ही फर्क है। प्रश्न देखो आप, हाउ लकी यू आर, क्या है? हाउ लकी यू आर। जो यू आर आगे दे रखा है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है, यानी उससे स्टार्ट कर दो। तो यू आर, उसके बाद में वेरी लगाओ,
यू आर वेरी लक्की, इजी सा था। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, तो सब्जेक्ट है द फ्लावर इज, फिर वेरी लगाओ, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, बस। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी द फ्लावर आगे वाले आधे वाक्य से स्टार्ट कर दो, इस हाउ की जगह वेरी लगा दो और वैसा का वैसा लिखना है, कोई फर्क नहीं है। द फ्लावर इज लिखा, हाउ इज वेरी लिखा और ब्यूटीफुल लिख दिया, बिल्कुल इजी सा काम था। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, कितना इजी काम है। तीसरा उदाहरण देखो, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू अब्यूज हिज बॉस। ऊपर वाला नियम था बिल्कुल इजी नियम था, अब थोड़ा सा उसको हार्ड बनाते हैं। जैसे हाउ फुलिश ऑफ हिम टू अब्यूज हिज बॉस, तो इसको आप इट इज़ वेरी से स्टार्ट कर सकते हो। देखो इट वाज वेरी, क्योंकि वाज क्यों आया, क्योंकि ये एक पास्ट टेंस की सी बातें कर रहा है कि पुलिस ऑफ हिम अब्यूज हिज बॉस, यानी पुरानी बात होगी। तो इट वाज वेरी से शुरू कर दो, हाउ की जगह क्या आ गया, इट वाज वेरी, फिर वैसा का वैसा लिख दो, पुलिस ऑफ हिम टू अब्यूज हिज बॉस, यानी हाउ की जगह हमने शुरू में ही क्या लिख दिया, इट वाज वेरी, दोनों यूज हो सकते हैं। इट वाज वेरी, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, वो वेरी कहाँ लग रहा था, ऊपर जहाँ सिर्फ छोटे छोटे वाक्य थे वहाँ लग रहा था, यानी उसमें क्या क्या आ रखते, हाउ के बाद एडजेक्टिव आ रखा था जैसे लक्की, फिर एडवर्ब आ रखी थी या फिर सब्जेक्ट आ रखा था और वर्ब आ रखी थी, चार ही ऑप्शन थे तब में तो वो लग रहा था। इसमें देखो इट वाज वेरी में बना दो। अब देखो हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, प्रेजेंट की सी बात है तो इट इज़ वेरी लगा दो, वैसा का वैसा वाक्य लिख दो, इट इज़ वेरी काइंड टू और हेल्प मी, वैसा का वैसा लिख दिया। हाउ रूड ऑफ देम टू बिहेव लाइक दैट, पास्ट की बात है तो इट वाज वेरी रूड ऑफ देम टू बिहेव लाइक दैट। हाउ केयरलेस ऑफ हर टू फॉरगेट द कीज, पास्ट की बात है तो इट वाज वेरी केयरलेस ऑफ हर टू फॉरगेट द कीज, यानी वट वाले में तो छोटा सा था, हमने जब पढ़ा था इट इज़ वेरी या इट वाज वेरी पढ़ा था, इसमें भी क्या है, एक तो वेरी का प्रयोग कर रहे हैं हाउ में, एक शुरू कर रहे हैं इट इज़ वेरी, यानी इट इज़ वेरी या इट वाज वेरी से स्टार्ट करो, वाक्य को वैसा का वैसा लिख दो, बिल्कुल ईजी है। वट ए इट इज़ ए वेरी, वट एन इट इज़ ए वेरी, या इट वाज ए वेरी या ही इज़ ए वेरी। लेकिन इसमें देखो एक तो वेरी लगाने वाले तो डायरेक्ट थे, फिर इसमें हाउ को हटाओ, इट वाज वेरी या इट इज़ वेरी लगाओ और वाक्य वैसा का वैसा ही लिख दो, ईजी सा काम था, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यानी भाव अगर वर्तमान में है तो इज लगा दो और बात अगर बीत गई है तो वाज लगा दो, ये हमने पढ़ चुके हैं। दोनों तरीके हम पढ़ चुके हैं। एक और तरीका क्या है, अलग तरीके से भी इन वाक्यों को बना सकते हैं हाउ वालों को। देखो एक ये तरीका अगर ऑप्शन में ये मिले तो इसी तरह आप देख सकते हो। देखो हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है, आप यू से बना सकते हो। देखो यू आर वेरी काइंड टू हेल्प मी, एक ही अर्थ है, यू आर वेरी काइंड टू हेल्प मी। दूसरा देखो हाउ जनरस ऑफ रमेश टू डोनेट, तो रमेश सब्जेक्ट है तो रमेश इज़ वेरी जनरस टू डोनेट। हाउ रूड ऑफ देम टू स्पीक लाइक दैट, तो दे से बना दो, देम दे रखा है, दे वर वेरी रूड टू स्पीक लाइक दैट। और हाउ केयरलेस ऑफ हर टू फॉरगेट, इसको आप जब हर सी में बदल जाएगा, सी वॉज वेरी केयरलेस टू फॉरगेट, इस तरह भी आप बना सकते हो। यानी यहाँ बीच में जो सब्जेक्ट आता है, जैसे यू आ गया, इसमें रमेश आ गया, इसमें देम है, इसमें हर है, ये सब्जेक्ट के तौर पर चले जाएंगे। जैसे यू तो यूज आता है, देम में जाता है, हर सी में बदल जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, यू आर वेरी काइंड टू हेल्प मी, यहाँ रमेश था, रमेश इज़ वेरी जनरस, यहाँ दे वर वेरी रूड, यहाँ सी वॉज वेरी केयरलेस टू फॉरगेट। इस प्रकार भी आ सकते हैं उसका, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता ही यही है कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, स्ट्रक्चर आप कैसा भी लिख सकते हो। तो अलग अलग तरीके से बदले जा सकते हैं, लेकिन जो बदलने वाले तरीके हैं मैंने आपको सारे बता दिए हैं। हाउ और वट वाले जो तरीके पहले बढ़े वो इम्पोर्टेंट हैं सारे ही, ये लास्ट में जब ज़्यादा ही हार्डनेस की बात आती है, जब फर्स्ट ग्रेड वगैरह में, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो एक और आगे देखो, वट नॉनसेंस, वट नॉनसेंस किस में बदल जाएगा, वट वाले वाक्य हैं तो लिखो, देखो इट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस, याद रख लो डायरेक्ट ही, वट नॉनसेंस किस में बदलेगा, इट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस में बदल जाएगा।
एक होता है व्हाट ए सेम। व्हाट ए सेम किस में बदलता है? इट इज़ ए ग्रेट सेम। किस में बदलेगा? इट इज़ ए ग्रेट सेम। व्हाट ए पीटी किस में बदल जाता है? इट इज़ ए ग्रेट पीटी। यानी सेम की बात हो या पीटी की बात हो, व्हाट ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये इट इज़ ए ग्रेट में बदल देते हैं। इट इज़ ए ग्रेट सेम, इट इज़ ए ग्रेट पीटी। और व्हाट नॉनसेंस बदल जाता है इट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस। तीनों ऐसे ही याद रखो, याद ही रह जाएंगे, इजी से ही तो हैं। आगे चलते हैं। अब व्हाट और हाउ के बाद तीसरा नियम आता है इफ़ ओनली वाले। कुछ इफ़ वाले वाक्य आते हैं जो विशफुल सेंटेंस होते हैं, यानी बधाई देने वाले या विश करने वाले सेंटेंस होते हैं। वो कैसे बनते हैं देखो, उसमें क्या होता है, अगर इफ़ ओनली से स्टार्ट हो रहा है और विशफुल सेंटेंस है तो उसमें कैसे बदलना है, उसको स्टार्ट करना है आई विश से। आई विश प्लस सेंटेंस जो लिखा जाएगा वो पास्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी आई विश से स्टार्ट करना है। दोबारा देखना, इफ़ ओनली वाले वाक्य कल्पनात्मक होते हैं। वो क्या होता है इफ़, यानी काश ऐसा होता, ऐसे वाक्य होता है ना, काश ऐसा होता। इसे बदलते समय आई विश का प्रयोग करते हैं। क्रिया का रूप पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट होता है, यानी या तो सेकंड फॉर्म आती है या पास्ट परफेक्ट होता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी स्टार्ट कैसे होंगे इफ़ वाले, आई विश से स्टार्ट होने हैं। उदाहरण देखते हैं, समझ आ ही जाएंगे। देखो कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, वर आ सकता है, हैड आ सकता है, न्यू आ सकता है, सेकंड फॉर्म है, कुड आ सकता है। सभी पास्ट टेंस बताते हैं तो कोई भी शब्द आ सकते हैं। अब देखो वाक्य, इफ़ ओनली आई वर रिच, यदि मैं धनवान होता, ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है। तो इफ़ ओनली किस में बदल जाएगा, आई विश। देखो आई इफ़ ओनली तो किस में बदल गया, आई विश में, और वैसा का वैसा लिखना है, आई विश आई वर रिच। इफ़ ओनली ही हैड कम, तो आई विश ही हैड कम। इफ़ ओनली शी न्यू द ट्रूथ, आई विश शी न्यू द ट्रूथ। इफ़ ओनली आई कुड किस हर वंस, तो आई विश आई कुड किस हर वंस, वैसा का वैसा ही। लेकिन इसमें ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई विश के बाद में दैट भी लगा सकते हैं, आई कुड किस हर वंस। ये ज़्यादा अच्छा दिखता है संरचना के अंदर, इसका स्ट्रक्चर इससे भी ज़्यादा अच्छा है। देखो आई विश, इफ ओनली किस में बदल गया, आई विश में आई कुड किस हर वंस, वैसा का वैसा लिख दिया। लेकिन आई विश दैट आई कुड किस हर वंस, ये और भी अच्छा लग रहा है। यानी यहाँ दैट का प्रयोग भी हो सकता है, कोई गलत नहीं है, और भी अच्छा लगेगा दैट वाला, और भी ज़्यादा सुंदर आंसर बनता है। तो इफ़ वाले में तो बिल्कुल ईजी है, इफ़ ओनली किस में बदल जाएगा, आई विश में बदल दो और वैसा का वैसा ही लिखना है। कितना ईजी नियम है, सबको याद रहेगा। आगे चलते हैं। तीनों हम पढ़ चुके हैं, व्हाट वाले, हाउ वाले और इफ़ वाले। अब बचते हैं वो वर्ड जो एक्सक्लेमेटरी को परिभाषित करते हैं। देखो अलास आ जाए, अलास यानी क्या होता है, हाय, अफसोस, दुख की बात। आप तो याद रखना, अलास यानी क्या होता है, कोई दुख की बात होती है, अफसोस किया जाता है, तब अलास का यूज होता है। जब वाक्य दुख को व्यक्त करता है तो वो अलास से शुरू होता है। तो उसे असर्टिव में बदलते समय क्या लिख सकते हैं, इट इज़ सैड दैट। क्या लिखेंगे, इट इज़ सैड यानी उदास, इट इज़ सैड दैट लगाया जाता है। यानी अलास किसको परिभाषित करता है, दुख को व्यक्त करता है। इसलिए वाक्य किससे स्टार्ट करेंगे, इट इज़ सैड दैट। अब देखो अलास ही इज़ डेड, अफसोस या दुख की बात है कि वह मर गया। किससे स्टार्ट करेंगे, इट इज़ सैड दैट, वैसा का वैसा ही लिख दो। अलास की जगह तो क्या आ गया, इट इज़ सैड दैट। आगे लिख लो ही इज़ डेड। अलास आवर टीम लॉस्ट, तो इट इज़ सैड दैट आवर टीम लॉस्ट। अलास आई मिस्ड द चांस, ये आपके लिए भी है, इट इज़ सैड दैट आई मिस्ड द चांस। या देखो क्या लिख सकते, इट इज़ सैड दैट लिख सकते हैं अलास की जगह, या क्या लिखा हुआ आ सकता है, दुख की बात है तो इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो दैट भी लिखा हुआ आ सकता है। दोनों में ही दुख की बात की जाती है, इट इज़ सैड दैट या इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो, यानी भी दुख होता है दैट, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो दैट। दोनों लाइन आ सकती है, इट इज़ सैड दैट या इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो दैट। और देखते हैं हुर्रा, एक आता है हुर्रे या हुर्रा।
ये क्या होता है, ये खुशी की बात होती है, बहुत खुशी की बात, हुर्रे वाह है, वाह आ सकता है, हुर्रे आ सकता है, यानी खुशी की बात होती है। ये शब्द खुशी को दर्शाता है। इसे असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखा था ना इट इज ए मैटर ऑफ सोरो, तो यहाँ लिख दो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, यानी आनंद की बात है, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। देखो हुर्रा वी वोन द मैच, तो लिख दो इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय दैट वी वोन द मैच, हुर्रा ही हैज़ पास्ट, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय दैट ही हैज़ पास्ट, हुर्रा आवर स्कूल इज़ फर्स्ट, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय दैट आवर स्कूल इज़ फर्स्ट। यानी खुशी की बात है तो लिख दो इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय दैट, दुख की बात है तो लिख दो इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो दैट, या लिख लो इट इज़ सैड दैट। आगे चलते हैं, अब दोबारा देख लो आप, अलास यानी होता है दुख की बात, क्या लिखेंगे, इट इज़ सैड दैट, बहुत दुख की बात है, हुर्रा खुशी की बात, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय दैट, यह है खुशी की बात है, कि इसका अर्थ ये निकलता है। दोनों याद है, बहुत इजी सा काम है एक्सक्लेमेटरी, तो यही पूछा जाना है, इजी है, बिल्कुल इजी याद रह जाएगा। अब देखो एक नाम आता है ब्रेव, ब्रेव भी लिखा हुआ आता है कई बार, तो ब्रेव का अर्थ होता है प्रशंसा, तो इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें आपको नाम लिखना है इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, वही है, जॉय की जगह बदल दो, इट इज़ ए मैटर ऑफ ब्रेव, यानी प्रशंसा में क्या लिखेंगे, प्रेस लिखेंगे, PRAISE, प्रेज यानी होता है प्रशंसा, या अपोलोज भी मिल सकता है, अपोलोज पुराना हो गया आजकल लेकिन मिलता है देखने में। क्या लिखेंगे, ब्रेवो लिखा हुआ है तो इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज या इट इज़ ए मैटर ऑफ अपोलोज दैट। अब वेल डन लिखा हुआ है, वेल डन यानी प्रोत्साहन दे रहा है, तो इसमें क्या यानी खुशी की बात है ये भी, तो इसमें लिखेंगे इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय दैट, वही है वेल डन आए या हुर्रे आए, एक ही बात है। अब देखो एक ये भी अच्छा है, फाई, फाई कई बार आता है, फाई फाई लिखा हुआ, फाई होता है निंदा या शर्म की बात है, तो इसमें लिखो इट इज़ ए मैटर ऑफ सेम, यानी शर्म की बात है, इट इज़ ए मैटर ऑफ सेम दैट, इट इज़ ए सेम दैट, इट इज़ ए सेम दैट, या इट इज़ ए मैटर ऑफ सेम दैट, दोनों लिख सकते हैं। देखो एक उदाहरण है, फाई फाई ही इज़ ए रेपिस्ट, शर्म की बात है कि वह एक रेपिस्ट है, तो फाई फाई आ गया तो लिखेंगे इट इज़ ए मैटर ऑफ सेम दैट ही इज़ ए रेपिस्ट, बिल्कुल इजी तरीके से लिख दिया। यानी ये जो एक्सक्लेमेटरी वाक्य वाले हैं वो आपको सारे याद हैं। अलास वाले में तो लिखना है इट इज़ सैड दैट या इट इज़ ए सोरो दैट, हुर्रे वाले में लिखना है इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय दैट, वेल डन वाले में भी ये लिखना है, ब्रेव वाले में लिखना है इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेस या अपोलोज दैट, और निंदा वाले में लिखना है इट इज़ ए मैटर ऑफ सेम दैट। बिल्कुल याद हो चुके हैं आपको, हाउ वाला याद है, वट वाला याद है, इफ़ वाला याद है, और अलास वाले भी याद हो चुके हैं। आगे चलते हैं, अब एक शब्द है वुड, वुड क्या करता है, वुड भी एक तरह से इफ वाला वाक्य ही होता है। देखो इसमें लिखा हुआ है वुड दैट आई हैड नॉट वास्टेड माई टाइम, काश मैंने अपना समय बर्बाद न किया होता। वुड का अर्थ भी यही होता है, देखो काश मैंने अपना समय बर्बाद न किया होता तो मैं पास हो जाता, यानी उसमें पश्चाताप किया जाता है। तो ये कैसे बदलेगा, देखो आई विश से स्टार्ट कर दो, वही बात है, आई विश से स्टार्ट कर दो, आई विश दैट आई हैड नॉट वास्टेड माई टाइम, वैसा का वैसा लिखना है, आई विश से स्टार्ट कर दो। वुड वाला वाक्य भी किससे स्टार्ट करना है, आई विश से स्टार्ट करना है और दैट लगा दो। एक होता है ओ दैट आई वर यंग अगेन, ओ काश मैं फिर से जवान होता, ऐसा कुछ निकल रहा है, ओ दैट, ये भी आई विश से स्टार्ट कर दो, आई विश आई वर यंग अगेन, या आई विश दैट आई वर यंग अगेन, वही आई विश से स्टार्ट करने हैं, पहले वाले नियम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे। दो वाक्य हो रहे हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड है वैसे तो, लेकिन अलग ही अर्थ निकलता है, तो आपको भी एक बार देख लेने चाहिए। एक होता है ए नेवी मैन अप अफ्रेड ऑफ वाटर, एक वर्ड सेंटेंस है, ए नेवी मैन अफ्रेड ऑफ वाटर, अर्थ क्या निकला, इसको बदल सकते हैं, इसमें बदलेंगे शुड नॉट बी में। देखो ए नेवी मैन वैसा का वैसा ही लिख दिया, शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ वाटर, इसमें हम शुड नॉट बी जोड़ेंगे, ये दो ही वाक्य बनते हैं, सेम टू सेम याद रखो। एन आर्मी मैन की बात हो या नेवी मैन की बात हो, एन आर्मी मैन एंड सच ए कोवार्ड, तो एन आर्मी मैन शुड नॉट बी सच ए कोवार्ड, कि ए नेवी मैन अफ्रेड ऑफ वाटर, पानी से भयभीत नहीं होता, ऐसा कुछ अर्थ है। तो ए नेवी मैन एन आर्मी मैन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ वाटर सच ए कोवार्ड, दोनों याद हो गए। आगे चलते हैं, अब देखो
एक्सक्लेमेटरी वाले पूरे हो चुके हैं, आपको ये 3 ही थे। लेकिन एक और होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये भी आप एक बार देख लो, आपको पूछा नहीं जाना है, फिर भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है। कैसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे देखो हैव पेशेंस प्लीज़ या काइंडली वाले वाक्य भी होते हैं। देखो हैव पेशेंस प्लीज़, प्लीज़ आ रखा है तो हमें पता चल गया ये कौन सा है, इम्पेरेटिव है। तो प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप लगाओ यू आर रिक्वेस्टेड, सीधा सा अर्थ है। यू आर रिक्वेस्टेड लिखा, टू लगाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वैसा का वैसा ही हैव पेशेंस प्लीज़ हटा दिया। दूसरा देखो कीप साइलेंस, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है वर्ब की, हमें पता चल गया इम्पेरेटिव है। तो क्या कीप साइलेंस, ऑर्डर दिया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप साइलेंस। एडवाइस देते तो यू आर एडवाइज टू, जो एडवाइस है वो लिख दो। इम्पेरेटिव पूरे हो चुके हैं इसमें, तो यू आर अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड टू, एडवाइस है तो एडवाइस टू। समझ में आ गया आपको इम्पेरेटिव वाले भी। अब लास्ट में एक और है, यह आप देखना, व्हाट ए नाइस ड्रेस इट इज़। अब व्हाट वाले वाक्य कैसे आते हैं, इस तरह के आते हैं। देखो व्हाट ए नाइस ड्रेस इट इज़, आपको पता है किस में बदलना है, इट इज़ पहले आ चुका है तो इट इज़ ए वेरी में बदल दो, नाइस ड्रेस, इट इज़ ए वेरी नाइस ड्रेस, ऐसा वाक्य आना है, कर दोगे आप। अब देखो एक और लास्ट में एक बार देख लो, एक वाक्य है इंटरोगेटिव में, वाई वास्ट टाइम, वाई वास्ट टाइम। असर्टिव बनाएंगे तो कैसा बनेगा, वी शुड नॉट वास्ट टाइम। एक्सक्लेमेटरी कैसे बनेगा, व्हाट ए सेम टू वेस्ट टाइम, व्हाट ए सेम टू वास्ट टाइम। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट की हम बात कर चुके हैं। इम्पेरेटिव आप सबको आता है, ये अलास वाले, ब्रेव वाले, वेल्डन वाले, ये सबको पता है। अलास वाले में दुख की बात है, इट इज़ सैड दैट, या इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो दैट। जब हुर्रे की बात हो या वेल्डन की बात हो तो इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय दैट। प्रशंसा की बात हो तो इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज या अपोलोज। निंदा की बात हो तो इट इज़ ए मैटर ऑफ सेम दैट। वुड वाले वाक्य और ओ दैट वाले वाक्य में आई विश से स्टार्ट कर दो। इफ़ वाले वाक्य में, इफ़ वाले वाक्य इफ़ ओनली वाले में किससे स्टार्ट करेंगे, आई विश से स्टार्ट करेंगे, वैसा का वैसा ही लिख देना है, आपको पता है। अब एक बच गया व्हाट ए व्हाट एन, व्हाट ए व्हाट एन आए तो इट इज़ ए वेरी, ही इज़ ए वेरी से स्टार्ट कर दो। एक हाउ वाले बच गए, हाउ वाले में क्या करना है, जैसे था हाउ लकी यू आर तो इसमें वेरी लगा दो, यू आर वेरी लकी। बाकी ये थे, इनको भी स्टार्ट कर दो आप, इट इज़ वेरी, इट वाज वेरी से, और वाक्य वैसा का वैसा उतार दो। इसी तरह हमने प्रश्नवाचक वाक्यों की बात की थी, जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आओ, फिर सब्जेक्ट ले आओ, फिर नोट का प्रयोग कर दो। और सबसे पहले हमने बात की थी असर्टिव से नेगेटिव में बनाने वाले, वो वाक्य भी आपको याद होंगे। उसमें देखो डिसलाइक को किसमें बदला था, नॉट लाइक में बदला था, ऑलवेज को नेवर में बदला था। अब देखो डिसलाइक को नॉट लाइक में बदला था, ऑलवेज को नेवर में बदलना होता है। नो वन किस में बदलता है, एवरीवन में, एवरीवन नो वन में बदलता है। क्लीन नॉट डर्टी में बदलता है, समथिंग नथिंग या एनीथिंग में बदलता है। जब हमने बात की थी असर्टिव को नेगेटिव में बनाने की, तो उसमें क्या होता है, एक तो उसमें हमें अगर पॉजिटिव वाक्य है तो नोट लगाओ, प्लस जो उसके आगे वाक्य आ रहा है उसका भी अपोजिट बना दो। जैसे ही इज रिच पढ़ा था तो ही इज तो लगाने हैं, नोट लगाओ, रिच का बहुवचन, रिच का अपोजिट बना दो तो पुअर। यहाँ देखो ट्रुथ का अपोजिट था लाई, होनेस्ट का डिसहोनेस्ट था, लाइक्स का डिसलाइक था, स्लीपिंग का अवेक था, एक्सपेंसिव का चीप था, समथिंग को एनीथिंग में बदलते हैं। और एडमायर को डिसलाइक था, क्लीन का नॉट डर्टी था, इंटेलिजेंट का फुलिश था, स्वीटली का बैडली था, कोल्ड का हॉट था, एवरीथिंग का एनीथिंग था। और हमने बात की थी अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डू और डज का प्रयोग कर दो, सेकंड है तो डिड का प्रयोग कर दो, और साथ में नोट तो लगाना है। जैसे राम लाइक्स मैंगोज, ये देखना तो राम लिख दिया, लाइक्स है तो डज नॉट लगा दिया, डिसलाइक लिख दिया क्योंकि लाइक का अपोजिट प्लस मैंगोज। ये हम अच्छे से बात कर चुके हैं, सबको याद होंगे। फिर एक था आई हैव ए बाइक, जब हैव इनका यूज होता है कि रखने का अर्थ होता है, तो इसमें क्या करते हैं, तो इस जार में लगा दो हैज हैव है तो आई के साथ एम नोट और विदाउट का प्रयोग करो, आई एम नॉट विदाउट ए बाइक। फिर हमने एक नियम पढ़ा था
ही वॉच्ड द मैच यानी डिड नॉट वाला सेकंड फॉर्म थी, तो ही डिड नॉट फेल वाला नियम क्या आएगा, ही डिड नॉट फेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट फेल टू वाला नियम पढ़ा था। उसके बाद हमने एफ यू वाला नियम पढ़ा था। एफ यू किस में बदलता है, नोट मनी में। अगर एफ यू शुरू में आ रहा है तो नोट मनी लगाओ, बाकी वैसा का वैसा ही लिख दो। अगर बीच में आ रहा है तो क्या करेंगे, तो आपको देखो यहाँ वाक्य लिखा हुआ था सी हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स इन कॉलेज, तो क्या हो जाएगा सी डज नॉट और हैव, ये नोट और मनी है, इसके बीच में वर्ब लगा दो, नोट और मनी के बीच में वर्ब लगाओ, तो ए फ्यू किस में बदलता है, नोट मनी में बदलता है। फिर एवरी वाला नेम पढ़ता, एवरी किस में बदलता है, नो में बदल जाता है। जैसे एवरी रोज है थोरन, तो क्या था, नो में नो रोज इज विदाउट थोरन्स बदल जाता है। एवरी किस में बदला था, नो में बदल जाता है। जैसे एवरी स्टूडेंट लाइक्स म्यूजिक, तो नो स्टूडेंट डिसलाइक म्यूजिक, लाइक्स को किस में बदलते हैं, डिसलाइक में बदल देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि उसका अर्थ चेंज नहीं हो। फिर हमने एक नियम और पढ़ा था ओनली और अलोन का। जब ओनली और अलोन आए तो नन बट से वाक्य बना दो, अगर वस्तु की बात हो तो नथिंग बट से बना दो। जैसे एक वाक्य था ओनली ए पुअर कैन बेग लाइक दिस, तो ओनली में लगा दिया नन बट, वैसा का वैसा ही लिख दिया। बट और नन को अलग लिखना चाहें तो यहाँ से लिख दो कैन बेग लाइक दिस, तो लिख दो नन कैन बेग लाइक दिस, और बट के साथ सब्जेक्ट लिख दो बट ए पुअर। अगर वस्तु की बात हो तो नथिंग बट लगेगा। एज सून एज का प्रयोग पढ़ा था हमने, वो किस में बदलता है, नो सूनर में बदल जाता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होगा। कई बार डिड का प्रयोग भी हो जाता है, लेकिन हैड प्लस में डिड आ जाता है, लेकिन नो सूनर के बाद देन आना बहुत ज़रूरी है। डिग्री के बारे में पढ़ा था कि सुपरलेटिव को जब पॉजिटिव में बनाते हैं तो पॉजिटिव में क्या आना चाहिए, एज, और एज का प्रयोग होता है और नो अदर का प्रयोग होता है। जैसे राहुल इज द टालेस्ट बॉय पढ़ा था, तो नो अदर बॉय इज एज टाल एज राहुल के बारे में पढ़ा था। फिर देखो टू और टू सो दैट में बदल जाते हैं। आगे ही के बाद में कैन नॉट हो तो प्रेजेंट टेंस, कुड नॉट हो तो पास्ट टेंस लगा दो। फिर हमने पढ़ा था बोथ, बोथ और एंड का प्रयोग। बोथ और एंड में एक तो नाइदर और नोर लगा दो, एक नॉट ओनली या बट आल्सो का यूज करते हैं। इस प्रकार हमने ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करने का प्रयास किया है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन का हर एक नियम पढ़ा है, यानी इसके बाद में कोई ट्रांसफॉर्मेशन का नियम नहीं बचता। आगे जाके हम जब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तो इनके क्वेश्चन डाल देंगे और इसको एक शॉर्ट रूप में ले आएंगे कि कौन सा इसका जो नियम है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपने की उम्मीद करता है। यानी वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में छपेंगे, यानी 5-7 मिनट में ही बता देंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में छपने वाला है। लेकिन आपको नियम सारे याद होने ही चाहिए, क्या पता एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ ले, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ ले। इसीलिए हमने हर एक नियम की चर्चा की है, चाहे वो अपवाद का नियम हो या कैसा भी नियम हो। अब थोड़े से हम परिभाषिक शब्दावली के शब्दों की चर्चा करते हैं। तो पढ़ते हैं गैजेट यानी होता है राजपत्र, गैजेट नोटिफिकेशन होता है राजपत्र, अधिसूचना, गैजेटेड होता है राजपत्रित, ग्लोसरी होता है शब्दावली, या ये तो पढ़ ही रहे हैं अपन, ग्लोसरी वर्ड ही तो पढ़ रहे हैं। ग्रेस पीरियड होता है अनुग्रह अवधि, ग्रांट होता है अनुदान, ग्रीवेंस होता है, अच्छा पर्स है देखो, ग्रीवेंस होता है शिकायत या परिवेदना। ग्रीवेंस क्या होता है, शिकायत या परिवेदना। ग्रोस होता है सकल या कुल, गारंटी होता है प्रत्याभूति या जमानत, हैबिचुअल होता है स्वाभाविक, और हैंडीकेप होता है विकलांग। हैंडीक्राफ्ट होता है हस्तकला, और हेड यानी प्रधान या शीर्ष, हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष, हेरिटेज यानी धरोहर पैतृक संपत्ति, होल्डिंग यानी खेत जोत, होमेज यानी श्रद्धांजलि, होस्ट यानी होता है परितोषी या अतिथि, होनेरियम होता है मानदेय। ओनेरियम क्या होता है, मानदेय, इसमें एच साइलेंट है, ओनेरियम होता है मानदेय। हॉर्टिकल्चर होता है बागबानी, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं लोकसभा को, हाउस रेंट बोलते हैं मकान किराया को, और ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवीय, और हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना। एक बार दोबारा देख लो, गैजेट यानी राजपत्र, गैजेट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र अधिसूचना, गैजेट यानी राजपत्रित, ग्लोसरी यानी शब्दावली, ग्रेस पीरियड यानी अनुग्रह अवधि, ग्रांट यानी अनुदान, ग्रीवेंस यानी शिकायत या परिवेदना, ग्रोस यानी सकल कुल, गारंटी यानी प्रत्याभूति जमानत, हैबिचुअल होता है अभ्यासिक या स्वाभाविक, हैंडीकेप होता है विकलांग,
हैंडीक्राफ्ट होता है हस्तकला, हेड होता है प्रधान, हेड ऑफ ऑफिस कार्यालयाध्यक्ष, हेरिटेज होता है पैतृक संपत्ति या धरोहर, होमेज यानी श्रद्धांजलि, होस्ट यानी परितोष या आतिथ्य, ओनेरियम यानी मानदेय, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, ह्यूमैनिटेरियम होता है मानवीय और हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना। आज की क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की और ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को पूरा करने का प्रयास किया। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेके आए इसके बारे में भी आप ज़रूर बताना। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अपने दोस्तों को क्लास ज़रूर भेजना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आना है इसके बारे में भी आप कमेंट ज़रूर करना। आपको क्लासें कैसी लग रही है इस बारे में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। शायद हमारी नेक्स्ट क्लास प्रीपोजिशन को लेकर रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।